नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल और एप्लीकेशन विजिल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी का ये तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने स्टेट्स को देखा, किस प्रकार से 28 प्रदेश बने, उसके ऑर्गेनाइजेशन को देखा, उसके रीऑर्गेनाइजेशन को देखा, लिंग्विस्टिक डिवीजन को देखा, हमने भाषाई आधार पर पूरे विभाजन को देखा, किस प्रकार से 28 प्रदेश बने। दूसरे पार्ट में हमने देखा यूनियन टेरिटरीज के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, केंद्र द्वारा चलाए जाने वाले प्रदेशों के बारे में देखा और खास करके उसके इतिहास को देखा। हमने देखा किस प्रकार दादरा नगर हवेली हमारे भारत का हिस्सा बना, गोवा किस प्रकार ऑपरेशन विजय द्वारा अपने आप में मिलाया गया भारत में, किस प्रकार से अंडमान का क्या इतिहास रहा, लक्षद्वीप के इतिहास को हमने देखा, पांडिचेरी के इतिहास को देखा। हमने लगभग दूसरे पार्ट में हिस्ट्री को देखा। साथियों, मेरा अनुरोध है उस दूसरे पार्ट को जरूर देख लेना। जनरली इसको लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जानना चाहिए। आज तीसरे पार्ट में हम लोग उसी यूनियन टेरिटरीज माने केंद्र शासित प्रदेश के भूगोल को देखेंगे। क्योंकि हमारा ये कोर्स जो है भूगोल का चल रहा है, अभी जो पार्ट है, जो सिस्टम है, जो चैप्टर चल रहा है, ये भूगोल का है, ये तीसरा चैप्टर है। इसलिए हम इतिहास तो थोड़ा थोड़ा जानेंगे, लेकिन असली हमारा मकसद होगा उसके भूगोल को, उसके पूरे सिस्टम को जानना, ज्योग्राफिकल डिवीजन, या ये कहिए कि उसके देश प्रदेश, अच्छाई बुराई, सब कुछ जानना है। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के भूगोल के बारे में। पहले ये जान लें केंद्र शासित प्रदेश होता क्यों है और क्यों बनाया जाता है। नाम से स्पष्ट है कि सेंट्रल गवर्न वो स्टेट होते हैं, वो अलग से, जैसे देखिए ये आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब प्रदेश है, इनकी तरह संरचना नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये ऑटोनॉमस है, कम से कम अपने मन का जिंदगी जी सकते हैं, अपने मन का निर्णय ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार को इतना औकात नहीं कि हर मामले में दखल दे। सीबीआई भी लगाना पड़ेगा अगर स्टेट में, तो स्टेट गवर्नमेंट से ऑर्डर ले करके, ऐसा नहीं कि किसी को कहीं भी भेज दें, नहीं हो सकता है। फिलहाल तो ये प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश जो 8 हैं, हमने नाम भी लिया, चर्चा भी किया। ठीक है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, चंडीगढ़, कश्मीर और आपका लद्दाख, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे, भूगोल के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए तो थोड़ा सा समझ लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है और क्यों बनाया जाता है। साथियों, केंद्र द्वारा चलाए जाने वाले प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, क्योंकि उसका अपना कुछ ऐसा कमजोरी होता है जिसकी वजह से अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इसलिए केंद्र उनको गोद लेता है, उनको गवर्न करता है, उन पर शासन करता है, वहां का देख रेख करता है, सिस्टम को संवारता है। माने समझिए कि बेटा तो अच्छा है लेकिन कैपेबल नहीं है कि अपने आप को सरवाइव कर सके, इसलिए केंद्र ने उसको गोद लिया है। लेकिन कारण क्या हुआ? गोद लेने का कुछ कारण हुआ। जी हाँ, अब देखिए यूनियन टेरिटरीज, इसका कारण क्या हुआ? 2-3 कारण हम लोग जान लेते हैं, आराम से हो जाएगा। सांस्कृतिक कारण, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, और भौगोलिक कारण। ये 3 अंतर अगर आप लोग समझ जाते हैं तो फिर मन में सवाल नहीं उठाएगा कि आखिर में केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का मतलब क्या है। ठीक, सांस्कृतिक कारण मतलब कि जैसे आजादी के बाद भी और आजादी के पहले से हमारे कुछ प्रदेशों पर विदेशी शासन का अधिकार था। जैसे फ्रांस का था पांडिचेरी पर, पुर्तगाल का था दादर नगर हवेली पर, गोवा पर, दमन दीव पर, अंग्रेजों का पूरी जगह था। तो कुछ जगह ऐसे थे साथियों जहां पर वो अपनी कल्चर को बरकरार रखे हुए हैं, और जब छोड़ के जाने लगे जैसे फ्रांस पांडिचेरी, तो उसने रिक्वेस्ट किया था भारत से कि हमने हमारी जो परंपरा है उसको मत मरने दीजिएगा, क्योंकि इतने दिन से हम लोगों ने उस पर राज किया है, अपना सारा सिस्टम वहां छोड़ के जा रहे हैं, रहन सहन का स्तर, खाने पीने का स्तर जो जा रहे हैं उसको डिस्टर्ब मत करिएगा, हमारा विनय है। तो उसके आधार पर भी
कुछ प्रदेशों का तो उसके आधार पर मतलब हुआ कि केंद्र शासित उसको बना दिया जाए, जैसे पांडिचेरी। पांडिचेरी पर सांस्कृतिक कारण से उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, पांडिचेरी हो गया आपका। दमन दीव और ये दादर नगर हवेली भी एक हिसाब से हो गया, पुर्तगाली शासन का वहां हक था, बहुत दिनों तक वो राज किए। वहां भी एक छोटा तो था ही, लेकिन एक कल्चरल जो डाइवर्सिटी, जो उनकी जो सांस्कृतिक विरासत थी, उसको भी उन्होंने संजोए रखने के लिए कहा था कि हम जा तो रहे हैं। ठीक, गोवा में तो मार के भगाया गया था, बट और जगह आंदोलन हुआ, समझौता भी हुआ। हमने पिछले चैप्टर में चर्चा किया, तो उन्होंने कहा, गोवा वालों ने भी कहा था, भैया हमारी उस विरासत को आप बरकरार रखिएगा, मत डिस्टर्ब करिएगा। आप गोवा में जाइए, देखिए पुर्तगाली, बिल्कुल क्रिश्चियनिटी तो है ही है, बट पुर्तगाली स्टाइल का जीवन स्तर आज भी आप हर जगह गली गली में पाएंगे। तो उसके आधार पर आपका दादर नगर हवेली दमन दीव बना, प्लस इधर आपका पांडिचेरी बना। राजनीतिक कारणों से आपका दिल्ली बना, साथी दिल्ली बना। प्रशासनिक कारण से आपका चंडीगढ़ बना। कैसे बना राजनीतिक कारण से? कि अगर किसी राजधानी ऐसे प्रदेश को बना दिया जाए जो कि उसको पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दे दिया जाए, तो सोचिए, राजधानी में हमारी मुख्यालय होते हैं, सब हमारा राष्ट्रपति भवन होता है, सब कुछ होता है, सारे मंत्रालय होते हैं, संसद भवन होते हैं, एम्बेसी होता है, दूतावास होते हैं, सारे विश्व के जितने लोग आते हैं उस राजधानी में आते हैं। अगर उसको प्रदेश का दर्जा दे दिया जाए, वो प्रदेश का शासन किसी कमजोर हाथों में आ जाए, वो कमजोर हो, सोचिए क्या होगा। कल्पना कर सकते हैं, बर्बाद हो जाएगा, पूरा देश तबाह हो जाएगा। वही सब है, थोड़ा सा ढिलाई हुआ, थोड़ा से आतंकवादियों ने अपना मस्त चाल चला, उन्होंने थोड़ा सा खेलना चाहा हमारे भारत के साथ, तो कायदे से खेल लेंगे, हमको कायदे से रेल देंगे। इसलिए राजनीतिक कारणों से उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाएगा कि भैया यहां पर चुनाव ना होगा, मुख्यमंत्री भी होंगे, विधायक भी होंगे, लेकिन सारा सिस्टम केंद्र सरकार का। अब आर्मी से लेकर सब कुछ पर तो कब्जा है केंद्र सरकार का, वो जैसे चाहे वैसे उसकी सिक्योरिटी कर सकते हैं, चाहे दूतावास हो, चाहे वो आपका हाँ, जितना राष्ट्रपति भवन हो, संसद भवन हो, या मंत्रालय और जितने हैं सब तो वही हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनेता सब वहीं रहते हैं। छोटी सी दिल्ली, नई दिल्ली साथियों, दिल्ली में 11 जिले हैं, जिसमें से शाहजहानाबाद को हम लोग पुरानी दिल्ली बोलते हैं, और नई दिल्ली नामक एक जिला वो खुद का है, वही हमारी राजधानी है। हम आगे उसको पढ़ेंगे। तो सांस्कृतिक कारणों से बना हमारा पांडिचेरी और दमन दीव, ये सब बना। राजनीतिक कारणों से दिल्ली बना, और प्रशासनिक कारणों से चंडीगढ़ बना। चंडीगढ़ बनते ही विवाद में रहा, चूंकि ये हाथ से बनाया गया है, माने किसी की कारीगरी से बनाया गया है, अंग्रेज की कारीगरी से बनाया गया, सजाया गया, ये था नहीं, इसको बनाया गया है। तो उसको लेने के लिए पंजाब और हरियाणा में जब डिवीजन हुआ 1966 में, 1966 में पंजाब को काट के हिंदी बाहुल क्षेत्र को हरियाणा बना दिया गया, और पंजाबी माने सिंधी और पंजाबी हो गए, पंजाबी वालों को पंजाब दे दिया गया। तो वहां पर क्या हुआ कि चंडीगढ़ के लिए मारी मारा हो गया कि हमारा 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 हमारा, खींचतान खींचतान। तो बात वही है कि जब दो बिल्ली आपस में लड़ते हैं तो बंदर उसका फायदा उठाता, तो बंदर इस समय हमारी केंद्र सरकार, उसने कहा भैया लड़ो मत, चंडीगढ़ दोनों का रहेगा, लेकिन शासन हम देखेंगे, प्रशासनिक सारा सिस्टम हम देखेंगे, अब उसके बाद तुम दोनों अपन देखते रहो। और आज तक वो विवाद चला आ रहा है, 66 से लेके आज तक। ठीक है, भौगोलिक कारणों से कुछ ऐसा, भूगोल के हिसाब से माने कुछ ऐसा जगह के हिसाब से इतने दूर थे कि उनको किसी स्टेट में मिलाया नहीं जा सकता था। जैसे मान लो ये हमारा केरला है, ये मान लो साउथ, यहां पर अंडमान निकोबार को कहां से सटाएंगे, पकड़ के ले जाएंगे, घसीट के ले जाएंगे, रस्सी से खींच के ले जाएंगे, तो इसको अलग बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर लक्षद्वीप है, अब ये भी काफी दूर है, बताओ कहाँ। केरला हाईकोर्ट से ठीक है आपने सटा तो दिया, यहाँ का कोई विवाद होगा केरला हाईकोर्ट में सुना तो जाएगा, लेकिन इसको सटा तो नहीं सकते ना, तो इसको अलग अलग था, तो इसको अलग अलग कर दिया गया, इसको एक अलग कर दिया गया, इसको अलग कर दिया गया, सबको अलग। और उसी हिसाब से आपका कश्मीर भी हुआ। ठीक है, कश्मीर का भौगोलिक हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन वो मेन तो था आपका राजनीतिक अनुच्छेद 370 हटा के, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि उसका एक अलग सिस्टम है, आज भी है, वाले 370 हट गया। ठीक, तो हम लोग चलते हैं, भूगोल देखते हैं, है ना। अब देखिए ये हमारा भारत, ठीक, ये हमारा भारत, एक मिनट,
चलिए, ये हमारा भारत का दक्षिणी भाग, दक्षिण का पठारी भाग, यहां पर हमको पता है ये हमारा अंडमान, ये 4 द्वीपों का मेन, और यहाँ निकोबार, निकोबार द्वीप समूह 3 का मेन है। ठीक है, 3 द्वीप, वैसे तो बहुत है, वैसे तो यहाँ पर 572 द्वीप है साथियों, 572 द्वीप, आइलैंड है। आइलैंड, द्वीप माने पानी में उभरा हुआ, पानी में घिरा हुआ चारों तरफ से। तो मुख्य रूप से अंडमान पर 4 द्वीप हैं, वैसे तो बहुत है, 572 द्वीप है, लेकिन मुख्य मुख्य जिस पर जनता रहती है, निवास करती है, ठीक है, अंडमान ये, और निकोबार पर 3, अंडमान निकोबार, ठीक है। और यहां पर लक्षद्वीप में भी 3 द्वीप समूह, वैसे तो है बहुत है, मुख्य रूप से 36 है, और जिसपे 10 पे लोग जनता निवास करती है, पब्लिक रहते हैं, आदमी रहते हैं। तो यहां पर 3 ग्रुप का, 3 का ये ग्रुप है, ये भी ठीक है, ये भी ग्रुप है, और यहीं पर ये मालदीव देश है, ठीक है, मालदीव, मालदीव। ऐसे ढंग से पढ़िए साथियों, स्लोअर मोड में, बिल्कुल याद हो जाए, आपको रटना ना पड़े। ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद अंडमान को पढ़ते हैं, माने अंडमान को पढ़ते हैं, लक्षद्वीप को पढ़ते हैं, और पौंडीचेरी को पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इतने में बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं। तो ये 4 है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपका म्यांमार है, म्यांमार भारत से सटा हुआ, बांग्लादेश से सटा हुआ, इधर मणिपुर और नागालैंड से सटा हुआ म्यांमार, इधर बर्मा, जिसको हम लोग पहले बर्मा जानते थे, आज म्यांमार के नाम से मशहूर है। तो यहां पर थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखिए यहां पर ये म्यांमार है, ठीक, म्यांमार, और म्यांमार के बीच में एक यहां पर आइलैंड है, ठीक है, एकदम सिंपल, देखते जाएगा आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल बर्राटा। ये आइलैंड है, एक द्वीप है, ये भी उभरा हुआ है, ठीक, इसका नाम है कोको द्वीप, कोको आइलैंड, ठीक है। इस समय बड़ा विवादित है, अभी उसकी राजनीति पे बात नहीं करते हैं, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। बट ये इस समय म्यांमार के कब्जे में है, पहले तो सब कुछ हमारा ही था। तो ये है कोको आइलैंड, कोको द्वीप समूह, कोको द्वीप समूह, ठीक है। और यहां पर ये जो 4 है, इसको मैं अलग से भी बता रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा और आइलैंड कुछ है, ठीक। तो 4 अंडमान है, 3 निकोबार है, यहां पर 10 डिग्री चैनल की रेखा जो गुजरती है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, माने अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। जिन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ी हुई हैं, उनको तो बढ़िया से समझ में आएगा कि डिग्री चैनल क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो बस इतना जानिए, अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। अब वो क्या है नहीं पता है तो आगे बताऊंगा। तो ये है, देखिए, चूंकि हमारा दिशा क्या होता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी अंडमान, इसको बोलते हैं मध्य अंडमान, इसको बोलते हैं दक्षिणी अंडमान, और इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। किसी भी प्रकार से सवाल पूछ सकता है कि लिटिल अंडमान, और यहां ये कार निकोबार, ठीक है, ये लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, और ये ग्रेट निकोबार, ठीक है। अभी आपको जवानी याद हो जाएगा, उत्तर मध्य दक्षिण, ये तो तीनों, और ये लिटिल, उत्तर मध्य दक्षिण लिटिल, माने बड़का भैया, मझला भैया, छुटका भैया, मतलब उसके बाद वाला और सबसे छुटका लिटिल, लिटिल, उत्तर मध्य दक्षिण लिटिल। ये अंडमान 4 पार्ट हो गए, 4 मुख्य द्वीपों पर लोग रहते हैं, पीपल रहते हैं। और यहाँ पर कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, यहाँ करिया करिया था, यहाँ थोड़ा छोटा हो गया, और यहाँ एकदम ग्रेट हो गया। अब इसकी कहानी अगर आप जोड़ घटा लें तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इसके बीच में अब आप कैसे भी कह सकते हैं कि अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, या कह सकते हैं कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है ना, या कह सकते हैं कि अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, या कह सकते हैं कि कार निकोबार और निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल है, जैसे भी कहिए 10 डिग्री चैनल, ठीक। यहीं पर जो ग्रेट निकोबार है, यहीं पर आपका दक्षिणतम बिंदु है, किसको बोलते हैं हम लोग, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिण में जो पॉइंट है जिस पर हमारा कब्जा है, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, अभी हम लोग बड़े में लिखेंगे, और उसके बाद पार्सन्स पॉइंट, इसी को बोलते हैं, तीनों को पार्सन्स पॉइंट, इंदिरा पॉइंट,
पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट। हो सकता हो लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही हो, बट मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। इंदिरा पॉइंट भी उसी को कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी उसी को कहते हैं, पार्सन्स पॉइंट भी उसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार के पास है। ठीक, ग्रेट निकोबार के पास, तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़े तब समझ में आएगा, अलग से पढ़ें। ठीक है, देखिए ये आपका मान लीजिए म्यांमार है, ये म्यांमार। ठीक, और यहां पर आपका कोको आइलैंड है, ये कोको आइलैंड, कोको आइलैंड। यहां पर हमारा 4 अंडमान है, 1 2 3 4 अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान में 4 मुख्य द्वीप हैं जिनको हमको पढ़ना है, और यहीं पर आपका थोड़ा सा ये आपका कुछ द्वीप है, माने उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, ये इसको हम लोग बोलेंगे लैंडफॉल द्वीप। ठीक, लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, माने किसका हिस्सा है ये? उत्तरी अंडमान का। ठीक है, उत्तरी अंडमान का, उत्तरी अंडमान नॉर्थ में है ही, तो वहीं पर बगल में ये हमारे इंडिया का हिस्सा है, हमारे अंडमान का हिस्सा, उत्तरी अंडमान के। इसके बीच में एक चैनल बनता है, चैनल और जल संधि में अंतर बहुत माइन्यूट है, लेकिन यहां अभी बस जान लीजिए कि 2 जलीय भाग में स्थल खंडों को जोड़ने वाले को हम लोग जल संधि कहते हैं। इधर भी पानी, इधर भी पानी, तो जहां सबसे नजदीक सखरा रहेगा स्थलीय भाग को, 2 स्थल खंडों को जोड़ने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं, और या जल संधि बोलते हैं। उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, एक चौड़ा होता है, एक पतला होता है, उसको हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, बस इतना जानो, कभी हम चैनल कहो चाहे जल संधि कहो। तो इस कोको आइलैंड, ये है कोको आइलैंड। ठीक है, कोको द्वीप, कोको द्वीप और लैंडफॉल के द्वीप में क्या है? कोको जल संधि, कोको जल संधि। ठीक है, कोको जल संधि, यानी कोको आइलैंड और लैंडफॉल, या कोको आइलैंड उत्तरी अंडमान के बीच में, जो भी कहिए आप, जिसके बीच में कहिए, कोको जल संधि है, नाम से स्पष्ट है। अभी कोको आइलैंड का विवाद चल रहा है, म्यांमार में है, लेकिन चाइना सारा सिस्टम गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो उत्तरी अंडमान, यहां के लिए हमको क्या क्या हमको याद करना है? एक तो देखिए ये है, और एक है सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, सबसे ऊंची यहाँ के हाईएस्ट पीक जो है, यहाँ का हाईएस्ट पीक है, पहले ये देखिए, हम लोग देखते हैं नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप, और ये है सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक। चाह होता साथियों तो मैं इस पे फिगर दे के सब कुछ बढ़िया से कर सकता था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, थोड़ी सी उलझाऊ होती है, तो आपको बकायदे याद हो जाए। उत्तरी अंडमान में 2 चीज आपको याद रखना है। ठीक है, मोटा मोटा में, वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना याद करना है कि नारकोंडम द्वीप है, एक द्वीप आइलैंड, ये देखो यहां पर नारकोंडम, और ये क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी, डॉर्मेंट वॉल्केनो है ये, सुसुप्त। ठीक है, सुसुप्त माने सोया हुआ है, माने सोया हुआ है, मरा तो नहीं है, लेकिन जगा भी नहीं है। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें से उद्गार नहीं हो रहे हैं, जिसमें से आग नहीं निकल रहा है, जिसमें से लावा नहीं निकल रहा है, सोया हुआ है, लेकिन फूट सकता है कभी भी, हजारों साल बाद, लाखों साल बाद, चाहे जब। तो नारकोंडम द्वीप समूह हमारे अंडमान में, उत्तरी अंडमान में, उसके थोड़े से पूर्वी साइड में बगल है, वो नारकोंडम है। ठीक है, और सबसे ऊंची चोटी यहाँ की सैडल पीक। सैडल पीक, सैडल घोड़े की जीन होती है, यानी जहां जिस प्रकार से गधे के पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार इतिहास के क्लास में भूगोल अच्छा नहीं लगता, जैसे भी कहो, या भूगोल की क्लास में इतिहास नहीं जचा करता। चलिए, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है, सैडल पीक यहाँ की। अब आता है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान की खासियत क्या है? मध्य अंडमान की खासियत है कि अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा। ठीक है, सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल में। ठीक है, सर्वाधिक बड़ा, इसको यही याद रखना है कि जो मध्य अंडमान है वो सबसे बड़ा है। और यहां पर एक चीज और याद करने लायक है, यहां पर भी एक ज्वालामुखी है। जी हाँ, यहां पर नारकोंडम हमारे भारत ने पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है,
बैरन आइलैंड। अब कल्पना करिए बैरन द्वीप समूह है, इसमें मैंने फिगर नहीं लगाया साथियों, बिना फिगर कभी कभी पढ़ के देखते हैं, ऐसे थोड़ा सा आराम हो जाता है। बट बैरन आइलैंड, बैरन माने बंजर वैसे भी होता, नाम अगर भूलता कि कौन फूटता है, नारकोंडम फूटता है, वो नारकोंडम, कंडम, कंडम बेकार है, सोया हुआ है। बट बैरन माने बंजर होता है, नाम का बंजर के बड़ा खतरनाक है, वो फूटता रहता है, फूटता रहता है, ठीक है। वो सक्रिय ज्वालामुखी, अभी आप सुनो पाकिस्तान में इधर उधर नेपाल ईरान यहाँ कहाँ मिलता है आपको, कहीं सुनाई मिलता है कि आपको कहीं ज्वालामुखी है, नहीं है। तो सक्रिय ज्वालामुखी हमारे पूरे एशिया महाद्वीप, दक्षिण एशिया में खास करके ये बैरन द्वीप यहाँ है अंडमान में। कौन से अंडमान में? मध्य अंडमान में, और ये सबसे बड़ा है, सर्वाधिक बड़ा है मध्य अंडमान। सबसे जानने लायक साथियों ये है आपका दक्षिणी अंडमान, ठीक है, दक्षिणी अंडमान सबसे जानने लायक क्यों है? पहली बात, राजधानी पोर्ट ब्लेयर इसी पर है, ठीक है, राजधानी पोर्ट ब्लेयर इसी पे है। मैंने पिछले पार्ट में बताया था 1896 में से 1906 तक एक जेल का निर्माण हुआ था, भारत से ला करके इतने दूर समंदर में जेल के बीच रखना, उस जेल का निर्माण होता सेलुलर जेल, जिसमें हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारियों को इस भयानक ढंग से रखा गया। अगर आप वहां जाते हैं, कहा जाता है कि जिंदगी में कहीं भी यात्रा करो या ना करो, लेकिन अंडमान का एक बार जरूर यात्रा करो, और खास करके दक्षिणी अंडमान पर, खास करके पोर्ट ब्लेयर के पास, खास करके सेलुलर जेल में, और खास करके उस कोठरी में जिसमें वीर सावरकर उनके भाई को रखा गया था। रखा क्या गया था? उनको तड़पाया गया था। अब देखिए कांग्रेस और बीजेपी ये वो अपना करते रहे कि उन्होंने माफीनामा मांगा, ये किया वो किया, बस इतना समझ सकते हैं आप कि वो वीर सावरकर जो ब्राह्मण होते हुए भी जातिवादी व्यवस्था में बिल्कुल विश्वास नहीं करते और गांधी जी से लड़ गए थे, क्योंकि गांधी जी जात पात मानते थे। उन्होंने, इतना विद्वान आदमी थे वो, कि जेल की काल कोठरी पर वह कुछ काली कर लेते थे, मतलब कुछ पा जाते थे लिखने के लिए, उस पर रोज कविता लिखते थे, रोज मिटा देते थे, रोज कविता लिखते थे, रोज मिटा देते थे। और जब वो 27 साल बाद क्रूर यातनाओं के बीच से गुजरते हुए जब उनको छोड़ा गया, अच्छा उन्होंने माफीनामा मांगा नहीं मांगा है तो विवाद का विषय है, 27 साल तक किसी एक आदमी को 2-2 बार उम्र कैद की सजा हुई हो, मामूली बात नहीं है। और जिनको सजा दी गई कहां? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में। 27 साल तक कैद रहने के बाद, बुरी तरीके से कैद रहने के बाद आंदोलन किया उन्होंने, फिर छूटे गए। वो कविता जो रोज मिटा देते थे, 10,000 लाइन की कविता बनी, गोमांतक नाम से वो कविता छापी गई थी उनकी, आजादी के बाद छपी, क्योंकि आजादी के पहले वो रिहा कर दिए गए थे। तो सेलुलर जेल साथियों, जिंदगी में कभी मौका मिले, थोड़े पैसे आ जाए, 50,000 का लगभग यहाँ बजट जाता है, तो जरूर सेलुलर जेल का नक्शा करिए, मतलब घूमिए टहलिए, ठीक है। दक्षिणी यहां पर एक चीज और है साथियों, 2015 में 3 द्वीपों का नाम बदला गया था, अभी तो 21 द्वीप का नाम बदल गया है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें यहां पर ध्यान, एक द्वीप यहाँ है, एक द्वीप यहाँ है, और एक द्वीप यहाँ पर है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे, चलिए इधर लिख देते हैं इसको हैवलॉक, चूंकि अंग्रेजों के नाम पर द्वीप रखा गया था, हैवलॉक द्वीप। इसको रख दिया गया स्वराज द्वीप साथियों, स्वराज द्वीप। सोचिए हमारे भारत के राष्ट्रवादी विचारधारा, अब इसको नाम बदले, हैवलॉक अंग्रेजों का नाम था ये है नील द्वीप, नील कर्नल नील, नील द्वीप, इसका नाम रख दिया गया शहीद द्वीप, ठीक है, शहीद द्वीप। और ये यहां थोड़ा सटा हुआ है, इसको हमने बोला राज द्वीप, तो राज को रख दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सोचिए कितना बढ़िया चीज हो गया, तीनों अंग्रेजों का नाम काट करके नाम रख दिया गया हमारे महापुरुषों के बारे में, हैवलॉक, हैवलॉक खौफनाक, जी हाँ, स्वराज द्वीप, नील द्वीप जिसे है उसी में बता रहा हूं, ये ऊपर है, ये बीच में, ये यहां है शहीद द्वीप, शहीद द्वीप, नील द्वीप को शहीद द्वीप कर दिया गया, और रास को बॉस बना दिया गया, सुभाष चंद्र बोस बना दिया रास, रास, ठीक है। तो रास टेलर भी हुए हैं, बहुत बहुत लोग हैं। तो अंग्रेजों का नाम, हमको तो मजा आता है साथियों तभी कि जिस ड्रेस में अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, कब्जा किया, कोड़े बरसाए, मारे, शोषण किया, उसी ड्रेस को हमने अपने बजहनियों का, हमने शादी विवाह के बजहनियों का ड्रेस बना दिया। क्या जबरदस्त बातें हैं। फिलहाल तो 3 का ये बदला, और दक्षिणी अंडमान में हमारी राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर है, सेलुलर जेल है। दूसरी बात, यहीं पर कुछ एक और आइलैंड है, इसको हम लोग बोलेंगे रटलैंड आइलैंड। आप लोग अपने
कॉपी में बढ़िया से बनाइएगा, रटलैंड आइलैंड, ठीक है, बस खाली जानने के लिए रटलैंड आइलैंड। और यहीं पर लगभग 40-45 किलोमीटर दूर यहाँ रटलैंड आइलैंड से, ठीक है, रटलैंड आइलैंड से यहां पर एक द्वीप है, नॉर्थ सेंटिनल द्वीप साथियों, नॉर्थ सेंटिनल द्वीप। यहीं सोचिए, दक्षिणी अंडमान, यहां पर रटलैंड आइलैंड है, और रटलैंड आइलैंड के थोड़े से बगल में आपका नॉर्थ सेंटिनल द्वीप। सबने सुना होगा, मुझे मालूम है सब लोग जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर 70-80 लोग ऐसे आदिवासी लोग रहते हैं, इतना चर्चित ये नाम है, कोई ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सेंटलीज जनजाति रहती है, जिनको बिल्कुल पसंद है कि आप उनके सांस्कृतिक विरासत, धरोहर किसी में भी हस्तक्षेप करें, उनके जीवन में, उनके रहन सहन में किसी भी प्रकार का अगर आप आधुनिकता लाने का प्रयास करेंगे तो आप मारे जाएंगे। अमेरिका की कहानी सुना होगा, जो गया था बेचारा समझाने, पादरी गया था, बड़ी लंबी कहानी है उसकी। एक बार गया तो किसी तरह बच के आ गया, है ना, और दूसरी बार गया तो छेद दिए, सब मार दिए। ना ना भैया, हमको कुछ भी पसंद नहीं है, आप चाहे क्रिश्चियनिटी लाओ, हिंदू धर्म लाओ, मुस्लिम, कुछ भी हमको नहीं पता है, हमारे मामले में दखल मत दो, ठीक है। तो ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दक्षिणी अंडमान की पश्चिमी साइड में है, ठीक है। तो ये इतना हो गया, साउथ वाले में ज्यादा याद करना है। और यहां पर आपका है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान में एक चीज याद रखने लायक है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन। साउथ बटन ये नेशनल पार्क है, बहुत छोटा। अब आपको, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बताइएगा उसका क्षेत्रफल कितना रहता है? 0.0 कितना, मतलब बहुत ही छोटा नेशनल पार्क है, ठीक है। लिटिल अंडमान, ये 4 अंडमान हो गया, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। यहां पर हमने देखा कि साउथ बटन नामक सबसे छोटा हमारे भारत का नेशनल पार्क, सबसे बड़ा हिमिस, और सबसे छोटा आपका साउथ बटन, ठीक है। तो एक कश्मीर में है, एक यहाँ है, एक सबसे ऊपर, एक सबसे नीचे, साउथ बटन। वैसे यहाँ पर बहुत नेशनल पार्क है, ठीक है, अभ्यारण्य भी है। तो इतना हम लोगों ने देखा, 3 द्वीप का नाम बदला। और यहाँ पर नारकोंडम द्वीप है, ये बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप हमेशा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये एक्टिव वॉल्केनो है, हमेशा एक्टिव होता रहता है। कुछ दिन पहले हुआ था, 4-5 साल पहले। और ये सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है, 732 मीटर इसकी ऊंचाई है, 732 मीटर इसकी ऊंचाई है, कल्पना करिए, अच्छा खासा पठारी भाग से भी ऊंचा है ये, ठीक है। अब आते हैं आपका लक्षद्वीप पर, ठीक। लक्षद्वीप पर चलिए, ये आपका, ठीक है, ये भारत हो गया। यहां पर साथियों, सॉरी, लक्षद्वीप नहीं, अभी तो हमने अंडमान पढ़ा, अब निकोबार भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपका मान लीजिए ये हो गया आपका लिटिल अंडमान, लास्ट वाला, ये साउथ, ये मिडिल, ये नॉर्थ, तो लिटिल अंडमान है ये, ठीक है। लिटिल अंडमान, अपने स्टाइल से थोड़ा हट के पढ़ा रहा हूँ ना, एकदम स्लो सीधे सीधे, सब हो सकता है आपको बोरिंग लग रही हो, लेकिन साथ ही इतना है कि एक बार में आपको याद भी हो जाएगा, बढ़िया से आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो लिटिल अंडमान की, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर मैं छोड़ दिया, यहाँ पर एक और है चीज याद करने लायक, इसके बीच में एक जल संधि है, इसके बीच में, माने दक्षिणी और लिटिल के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं डंकन पासेस। डंकन पासेस नामक का एक वो है, जल संधि है। चैनल को, जल संधि को अभी छोड़िए, उसको दोनों का अर्थ मैं बता दूंगा अलग अलग, थोड़ा सा पॉइंट लिखवाना पड़ेगा। तो चैनल, डंकन पासेस माने एक जल संधि है, किसके बीच में? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पासेस। यहां पर साथियों आपका पता है कि 10 डिग्री चैनल की रेखा गुजर रही है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, किसके बीच में? चैनल किसके बीच में? अंडमान और निकोबार। अब यहाँ पर आपका ये हो गया कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार। ये हो गया आपका लिटिल निकोबार, ये हो गया आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार। और यहां पर ये आपका इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया दूसरा देश आ जाता है साथियों, मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया,
और ये सुमात्रा आइलैंड है, सुमात्रा द्वीप है, इनका इंडोनेशिया का ही है, इंडोनेशिया का कब्जा है इस पे, ये हमारा देश नहीं, हमारा ये 3 निकोबार है। और यहीं पर आपका इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट जो भी कहिए। तो लिटिल निकोबार इसमें याद क्या करना है, 3 चीज याद करना है। ग्रेट निकोबार में देखें इसका है माउंट थूलियर, सबसे ऊंची चोटी है इसका, ध्यान दीजिएगा। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर एक बहुत ऊंची जो चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है, उसको बोलते हैं माउंट थूलियर, माउंट थूलियर, ठीक है। यहां के बीच में एक सेम्बेरोरो या सेम्बरोरो जल संधि है, सेम्बरोरो, इसके बीच में ये जल संधि है, सेम्बरोरो जल संधि, इंग्लिश में है जैसे भी आप लिखिए, सेम्बरोरो 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 जल संधि। इसके बीच में है, इसके बीच में सेंट जॉर्ज जल संधि, ठीक है, सेंट जॉर्ज जल संधि, इसके बीच में सेंट जॉर्ज जल संधि, सेम्बरोरो सेंट जॉर्ज। और इसके बीच में जो ये सुमात्रा जो है, ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा देश है, इसके बीच में और ग्रेट निकोबार के बीच में ग्रेट जल संधि। आपको बस इतना याद रखना है, ग्रेट जल संधि, इसमें और कुछ बहुत ज्यादा याद करने लायक नहीं है, ठीक है। सेम्बरोडो जल संधि, सेंट जॉर्ज जल संधि, ग्रेट जल संधि, सेम्बरोडो जल संधि, सेंट जॉर्ज जल संधि, ग्रेट जल संधि, ये हमने 3 देखा इसमें। और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर को देखा, किसमें, ग्रेट निकोबार में। इसके और इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, इसके बीच में हमने ग्रेट जल संधि देखा, ठीक है, ग्रेट जल संधि, क्योंकि ये ग्रेट निकोबार है तो इसको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, ग्रेट निकोबार, ठीक। ये हमारा हो गया लक्षद्वीप, सॉरी अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार 4 3 7 7, ठीक। अब यहां पर हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा, ऐसा कि याद हो जाए आपको। यहां देखिए, यहां वैसे तो नक्शे में आपको ऊट पटांग मिलेगा, लेकिन मैं यहां पर आपको, सॉरी, यहां पर आपको 3 आइलैंड का ग्रुप बता रहा हूं, 3 द्वीपों का समूह, ठीक है। यहां पर देखिए ये, उसके बाद आपका यहां पर एक देश है मालदीव, ठीक है, मालदीव हमारा नहीं है वो, मालदीव माले है, इसकी राजधानी माले। ये 3 है, तो 3 ग्रुप को क्या बोला जाता है, अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप नाम याद रखिएगा, इसका है लक्का द्वीप, लक्का द्वीप, और इसका है आपका मिनिकॉय, मिनिकॉय। अब आप कहेंगे अच्छा अच्छा ये लक्षद्वीप है, जी हाँ, इन तीनों को मिलाकर के लक्षद्वीप कहा जाता है। और यह कोरल आइलैंड कहा जाता है, कोरल आइलैंड माने मूंगा द्वीप, साथियों मूंगा द्वीप, ठीक है, मूंगा द्वीप कहा जाता है। अब आप कहेंगे ये कोरल क्या है, कोरल रीफ आपने सुना होगा, ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, रीफ माने भित्ती दीवार। चलिए उसको पहले देखते हैं। कोरल एक जीव जंतु होता है साथियों, जीव होता है, समुद्र जीव होता है, 20-25 मीटर नीचे समुद्र में, ज्यादा गहरे पर नहीं, न ज्यादा उथले पर, कुछ 1-2 सेंटीमीटर छोटे 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 पाए जाते हैं। उसकी खासियत होती है कि ऐसे जैसे है ना, इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की खोल पाई जाती है, गजब का नेचुरल बनावट होता है। सोचिए इतना बड़ा जीव है, छोटा 2 सेंटीमीटर का, 2.5 सेंटीमीटर 1 इंची होता है, 2 सेंटीमीटर एक जीव है, और वो ग्रुप में रहते हैं, लाखों करोड़ों के ग्रुप में रहते हैं। उनकी खासियत है कि उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट माने चूना, चूना का खोल रहा, जब मरते हो ग्रुप में बहुत, और पहली बात वो जीवित है तो वो सूर्य की रोशनी पाना चाहिए, तो 20-25 मीटर माने ऐसा है, बहुत ज्यादा नीचे रहेंगे तो मर जाएंगे, वो बहुत ज्यादा ऊपर आएंगे तो गंदगी से मर जाएंगे, इसलिए थोड़े बीच में ऐसे वो पनपते हैं, और उसके बाद सूर्य की रोशनी मिलती हो, जिंदा सही सही रहते हो सब। तो लेकिन जब मरते हैं तो उनके ऊपर का जो खोल जो है ना, ये जो कैल्शियम कार्बन चूना, चूना आप समझते हो एक पत्थर ही होता है, तो धीरे धीरे वो जमता चला जाता है। फिर बहुत से वहां लाखों करोड़ों एक झुंड में रहते हैं वो, फिर मूंगा आएगा, फिर उसी मरेंगे, चिपक जाएंगे, फिर वो चूना पत्थर को जो कैल्शियम कार्बोनेट का है ना, जो चूना वाला खोल जमता जाएगा, धीरे धीरे समंदर के बाहर निकल आता है, ठीक है। ये देखिए समंदर के नीचे था, ये जीव थे, कोरल, मूंगा, ठीक है। और एक नाम से बोलेंगे इसको, पता नहीं किस नाम से बोलते हैं, चलिए फिलहाल ये धीरे 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 बाहर निकल आए। और चूंकि ये मिट्टी उट्टी तो है नहीं यहाँ पर, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा फसल उसल नहीं होता यहाँ पर, तो अंडमान निकोबार में तो लगभग 85% यहाँ पर केवल वनस्पति है, केवल पेड़ पालो जंगल है। इसीलिए कहा था कि बहुत खूबसूरत है। आप लोग एक बार साइट पर जाके चेक कर सकते हैं।
ये कोरल आइलैंड है। अब सोचिए धीरे धीरे मूंगा मरते हुए एक चट्टान का रूप पकड़ लिया, बाहर निकल गया, और उसी पे कुछ दिन बाद लोग आकर रहने लगे। हमने चर्चा किया था 1947 में आजादी के बाद तुरंत पाकिस्तान आया था झंडा फहराने, लेकिन वल्लभ भाई पटेल की वजह से और मुदलियार बंदियों के सहयोग से फटाफट वहां झंडा हमारा लहरा दिया गया आधा घंटे पहले। इसके पहले पार्ट में मैंने सब बताया है। तो ये मूंगा द्वीप है, मूंगा, यहाँ मूंगे की चट्टानों पर ये लोग रहते हैं, ये द्वीप है, ठीक है। ये 3 द्वीपों का मुख्य समूह है। वैसे तो यहाँ 36 द्वीप है और 10 पे लोग रहते हैं, लेकिन 3 मुख्य द्वीप है। क्या क्या? अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। इसकी खासियत क्या है कि लक्षद्वीप जो राजधानी कावारत्ती है, कावारत्ती इसी पर है, कावारत्ती इसी पर है। किस पर? लक्का द्वीप पर है। लक्का द्वीप की पर इस लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। हमारा 1947 में अगस्त में ही आजादी के तुरंत बाद हम लोग इस पर कब्जा किए थे। तो यहां तो कुछ नहीं है, लेकिन यहां जरूर है। ये देखिए, ये जो है ना, ये इसके बीच में, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके बीच में साथियों, माने लक्का द्वीप और मिनिकॉय के बीच में ये 9 डिग्री चैनल जाती है। ध्यान दे रहा है, 9 डिग्री चैनल, 9। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, ध्यान दीजिएगा, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में ये 8 डिग्री चैनल। साथियों सोचिए, मालदीव देश और मिनिकॉय द्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल जा रही है। 8 के ऊपर 9 होगा, 9 के ऊपर 10 होगा, 10 के ऊपर हमारे भारत का यहाँ कितना है? ये 8 से 37.5। सोचिए कि एकदम जो सट के जा रहा है वो 8 डिग्री चैनल, और कहां से गुजर जा रहा है? जस्ट मालदीव के बीच से, मालदीव के बीच और मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय हमारा है, लक्षद्वीप का मिनिकॉय है, तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच से 8 डिग्री चैनल गुजर रहा है, और इस मिनिकॉय और लक्का द्वीप के बीच से 9 डिग्री चैनल गुजर रहा है। माने 8, 9 और 10 तो अंडमान निकोबार ये था ही, 10 तो अंडमान निकोबार था। 8, 9, 10 डिग्री। देखिए ये होता है गोला, और ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो अब आप चांदा लगाओगे तो आपको डिग्री समझ में आ जाएगा, ठीक है, उसके कोण पर, उसके एंगल पर। तो 8, 9, 10 हमारा भारत का कितना है? ये भारत हमारा, और यहां पर 8 डिग्री निकलते, यहां पर 37 प्लस, ठीक है, 37 लगभग, ये माने जो 8 है। चलिए अब डायरेक्ट इस पे समझाऊंगा तो ये थोड़ा सा हट जाएगा। अभी मेन हमारा ये हो रहा है, ठीक है। तो मेन है 3, अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप, मिनिकॉय। अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप, मिनिकॉय, तीनों को मिला करके लक्षद्वीप बोला जाता है। वैसे लक्षद्वीप नाम का भी एक द्वीप है। कहीं कहीं काम मिलता है कि लक्ष्य माने लाखों द्वीप है, कहीं की होता है कि लक्षद्वीप नामक एक द्वीप खुद का वहां। बहुत खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत। जी हाँ, इसको अगर आप साइट पर जाते हैं कहीं पर भी, चाहे यूट्यूब पर देखिए चाहे जहां पर देखिए, अजीब खूबसूरत जगह है। लगता है कि क्या यार हमारे देश में ऐसी जगह हैं। तो लक्का द्वीप, अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप, मिनिकॉय, इस पर इसका राजधानी कवारत्ती इसी पर है, और यहाँ 8 और 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। ये मूंगा द्वीप है, टोटल मूंगा द्वीप है, और यह केरल के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है। अंडमान निकोबार किसके? कलकत्ता के। कलकत्ता हाईकोर्ट जो है इसका केस सुनता है। यहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ, सोचिए इतना दूर कलकत्ता यहाँ जाएंगे, और ये वाला तो बगल में केरला हाईकोर्ट से सब कुछ हो जाता है, ठीक है। ये चीजें हैं। हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये, और लास्ट आपको आज का देखते हैं। थोड़ा सा ये तो हमने बताया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। आपका ये, चलिए अच्छा पूरा देख लेते हैं, ठीक है। नक्शा यहाँ कहीं, अब झटके पटके में जो भी बन जाए, लेकिन चलिए थोड़ा भारत का नक्शा है। ये पतले हो गए माता जी, कोई बात नहीं, कभी पतली कभी मोटी होती रहती है। तो हमने देखा था क्या, पांडिचेरी साथी, पांडिचेरी, पांडिचेरी में कौन सा आश्रम बना था जिसमें रहते थे हमारे महर्षि अरविंद घोष? मैंने बताया था पिछले वाले चैप्टर में, ओरविले आश्रम। ओरविले आश्रम क्यों? क्योंकि पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। किस क्रम से हुआ मैंने पिछले चैप्टर में बताया था। तो फ्रांसीसी यहां पर कब्जा करके बैठे थे। जब किसी को दिक्कत होती थी अंग्रेजों से, जब अंग्रेजों से लात खाते थे, मारे जाते थे, तो भागकर कहां आते थे? वो पांडिचेरी में आ जाते थे। तो हमारे महर्षि अरविंद घोष को भी बड़ी मारपीट पड़ी थी, अलीपुर षड्यंत्र केस में पकड़े गए थे, और उसके बाद भाग के चले आए यहाँ पांडिचेरी में। पांडिचेरी पर वहां पर उन्होंने ओरविले आश्रम बनाया।
वहीं पर उन्होंने ध्यान साधना किया, बहुत बड़े महर्षि साबित हुए, बहुत बड़े कवि बने और क्रांति की गतिविधियां वहां से सतत जारी रखे लगातार, क्योंकि उनके भाई जो वारेंद्र कुमार घोष वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन के कर्ता धर्ता वही थे। उधर विवेकानंद जी के भाई, स्वामी विवेकानंद जी के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त और इनके भाई वारेंद्र कुमार घोष ने मिल करके पूरा अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन को चलाया था। फिलहाल देखिए ये तो आपका ये केरला है, ये तमिलनाडु है और ये आंध्र प्रदेश है। तो हमने चर्चा किया था यहाँ पर क्या है, यनम है आंध्र प्रदेश में, असली पांडिचेरी तो तमिलनाडु में है, पांडिचेरी, ठीक है पांडिचेरी, और यहीं पर है आपका कराईकल, माने तमिलनाडु में कराईकल, ठीक, और ये केरला में है माहे, माहे, ठीक है। 4 जिला अलग अलग। सोचिए पहले तो उन्होंने पांडिचेरी पे कब्जा किया था, हमने बताया था पिछले चैप्टर में किस प्रकार से कैसे कैसे कब्जा किया, ठीक है। थोड़ा सा 72 गांव दिया गया, फिर उसी पे धीरे धीरे पांडिचेरी किया, लेकिन बाद में जहां जहां उनको मौका मिला फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से जीत लिया, क्या यनम को जीत लिया, कराईकल को जीत लिया, माहे को जीत लिया, कब्जा कर लिया, और उसके बाद सारों को मिला करके नाम रखा गया क्या, पांडिचेरी, क्योंकि पांडिचेरी माने उनके हिसाब से होता है नई बस्ती, नई दुनिया, नया गांव। इसको 1954 में आजाद कराया गया। साथियों मैंने एक चर्चा किया था, फिर से रिमाइंडर दे रहा हूं कि कलकत्ता में एक जगह था चंद्रनगर, चंदन नगर, उसको उन्होंने 1950 में ही समझौते के माध्यम से आजाद कर लिया था। तो उसका देखिए यहां पर भी क्रांति का बिगुल बजा और लास्ट में धीरे 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 फ्रांसीसियों को भी समझौता करके जाना पड़ा। बट वो जाते जाते रिक्वेस्ट करके गए कि आप लोग हमारी परंपराओं से छेड़खानी मत करिएगा, हमारी कल्चर से छेड़खानी मत करिएगा। साथियों आप जाएंगे पांडिचेरी में, आज भी पूरा फ्रेंच कल्चर आपको बकायदे मिलेगा, बकायदे मिलेगा। हो सकता है मैं कभी कभी एग्रेसिव आ जाता हूँ, अग्रेसिव थोड़ी सी मेरी पहचान रही है, लेकिन उसमें आप लोग को ये देखिए कि याद कराने के लिए, या कुछ ऐसी चीज आती है जहां पर कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो यनम, पांडिचेरी, कराईकल, माहे, इन चारों को 1954 में हमारे भारत में मिलाया गया शर्तों के साथ कि आप हमारे उस परंपरा को, उस कल्चर को नहीं बिगाड़ेंगे। इसीलिए इसीलिए इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया कि भैया वो केंद्र का उसमें दखल अंदाजी ज्यादा रहेगा। स्टेट अगर रहता तो कोई भी प्रदेश का सरकार ऐसा आता जो इनके खिलाफ होते, विरोधी होते, सब तहस नहस कर देते, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पे हक रहता है, ठीक। ये हो गया 3, और लास्ट वाले में हम लोग चारों ले लेंगे। दिल्ली को बकायदे डिटेल में देखेंगे, क्योंकि दिल्ली के पास हरियाणा सटा हुआ है, दिल्ली के पास अपना उत्तर प्रदेश सटा हुआ है, तो दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जिले सब याद हो जाएंगे। उससे हरियाणा से सटे हुए एनसीआर वगैरह हम सब पढ़ लेंगे, बढ़िया से पढ़ लेंगे। चंडीगढ़ में कुछ पढ़ना नहीं है। दादर नगर हवेली को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में मैप से थोड़ा देख लेंगे, कहानी तो जान ही चुके हैं दमन दीव का। उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे चलते रहेंगे, हमारा कारवां चलता रहेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। यनम, पांडिचेरी, कराईकल, माहे, ये आपका सेम्बरेरो, आपको मेरे ख्याल से लिख रहे होंगे तो लिख कर एक बार में तो याद होगा नहीं, अगर पहले से याद है तो बात दूसरी की रिवीजन हो गया होगा, नहीं याद है तो बढ़िया से मैप बना करके तो करिएगा, ठीक। जो कुछ इसमें बचा खुचा होगा वो मैं अगले पार्ट में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कैसा लगा बताइएगा जरूर, मजा आता है तो इसको देखिए, आपके हाथ में है सब, ठीक है। लाइक, डिसलाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करिए, अगर लगता है कि कुछ मिलने वाला है, क्योंकि चलिए बाद में बात करते हैं फिर। नमस्कार।